नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज का शुभ समाचार यह है कि हमारे अपने कोवैक्सीन के अच्छे नंबर आए हैं, इसीलिए आज हम स्वदेशी कोवैक्सीन के 81% नंबर का विश्लेषण करेंगे। बोर्ड एग्जाम देने वालों को यह नंबर कुछ कम लग रहे होंगे, लेकिन वैक्सीन की दुनिया में यह एक अच्छा स्कोर है। तीसरे फेज के ट्रायल के बाद जो अंतरिम आंकड़े आए हैं उनके अनुसार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 81% प्रभावी है। 3 दिन में यह कोवैक्सीन पर भरोसे की दूसरी डोज है। पीएम मोदी ने 1 मार्च को स्वदेशी कोवैक्सीन लगवाया था और आज 3 मार्च को इसके संतोषजनक आंकड़े आ गए हैं। इसके साथ ही खबर यह भी है कि भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन यानी नाक से दिए जाने वाले वैक्सीन का ट्रायल अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। हम आपको बताएंगे कि नेजल वैक्सीन को क्रांतिकारी क्यों माना जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं। इसके बाद आज की सबसे ट्रेंडिंग खबर का विश्लेषण करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह सुबह मुंबई और पुणे की करीब 30 प्रॉपर्टीज पर छापा मारा। यह सारा मामला टैक्स की चोरी का है, जो फैंटम फिल्म्स और 3 अन्य कंपनियों से जुड़ा है। इसके तहत बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर और दफ्तरों पर भी आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ आयकर के छापे से आगे बढ़कर राजनीतिक बन गया है। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि सरकार की आलोचना करने वालों को अपनी आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। आलोचना और इनकम टैक्स की रेड के बीच कोई रिश्ता है या नहीं, यह समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की इमरजेंसी पॉलिटिक्स का विश्लेषण होगा। राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी के दौर के भारत और पीएम मोदी के दौर के भारत की तुलना की है और इमरजेंसी पर ऐसा बयान दिया है कि घनघोर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। राहुल की राजनीतिक टाइमिंग और बीजेपी की इमरजेंसी फायरिंग को एक साथ रखकर देखेंगे और बॉर्डर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोल खोलने वाली रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बीएसएफ ने सरहदों को जोड़ने वाला एक शानदार आइडिया लगाया है। इसके बारे में आज पूरे देश को जानना चाहिए। जीरो लाइन से मेरी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिएगा। लेकिन शुरुआत हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई से जुड़े एक बड़े अपडेट से करते हैं, जिसका विश्लेषण हम खबरदार की शुरुआत में ही करना चाहते हैं। भारत के पहले स्वदेशी टीके यानी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के प्रभाव से जुड़े आंकड़े आ गए हैं। तीसरे फेज के ट्रायल में कोवैक्सीन को अंतरिम रूप से 81% तक प्रभावी पाया गया है। 25,200 लोगों पर हुए ट्रायल में यह नतीजा सामने आया है। यह भारत में हुआ सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत ट्रायल था और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मदद ली गई। इस ट्रायल में 18 साल से लेकर 98 साल तक के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें 2433 लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के थे और 4500 लोग ऐसे थे जिनके शरीर में कोई ना कोई जटिलता थी, कोई अन्य बीमारी थी। आज आए नतीजों के बाद अब कोवैक्सीन के पहले फेज, दूसरे फेज और तीसरे फेज के ट्रायल डेटा सामने आ चुका है। वैक्सीन कितनी प्रभावी है, इसका पहला अंतरिम डेटा 43 केस के आधार पर आया है। अभी इस अंतरिम डेटा का एक और हिस्सा सामने आएगा जो 87 केस पर आधारित होगा और फिर अंत में 130 केस के आधार पर फाइनल डेटा आएगा। लेकिन इतना तय हो गया है कि कोवैक्सीन का प्रभाव दुनिया के कई वैक्सीन और खास तौर पर चाइनीज वैक्सीन के मुकाबले बेहतर है। इसके साथ ही कोवैक्सीन को लेकर बनाए गए तमाम विवादों पर वैक्सीन विराम लग गया है। 3 दिन में कोवैक्सीन के प्रति भरोसे की डबल डोज लग चुकी है। 1 मार्च को पीएम मोदी ने कोवैक्सीन लगवाकर देश को इस वैक्सीन के प्रति भरोसे की डोज दी थी और आज 3 मार्च को आए आंकड़ों ने तमाम चिंताओं, आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। कोवैक्सीन की खासियत यह भी है कि यह 2 से 8 डिग्री के रेफ्रिजरेशन पर एकदम स्टेबल रहता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन आसान होता है और इस वैक्सीन की 28 दिन की ओपन वायल पॉलिसी है। इससे वैक्सीन की बर्बादी की आशंका 10 से 30% तक कम हो जाती है। भारत बायोटेक ने कहा है कि 40 से ज्यादा देशों ने कोवैक्सीन लेने में दिलचस्पी दिखाई है। यहां कोवैक्सीन के प्रभाव की तुलना दुनिया के दूसरे वैक्सीन से भी हम करते हैं। अमेरिका की कंपनी फाइजर का वैक्सीन 95% तक प्रभावी है। अमेरिका की ही मॉडर्ना का वैक्सीन भी 95% प्रभावी है। रूस के गमालिया इंस्टीट्यूट के वैक्सीन स्पुतनिक वी का प्रभाव 91.6% है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का प्रभाव 81% है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड का प्रभाव 70% है। चीन के सिनोवैक का प्रभाव करीब 50% है। They gave this data to Drug Safety Monitoring Board about 2 o'clock, and we just got to know the data, that our efficacy data clearly indicating around the trend indicating around 80.6. So 80.6 is our efficacy data. With Bharat Biotech announcing our interim data for the human phase 3 efficacy trials that were done in India for the first time, the largest trial ever to be conducted in about 26,000 human volunteers.
Covaxin has been a great journey for each and every one of us at Bharat Biotech since April 2020, ever since we embarked on this journey to try and attempt and hopefully deliver an effective, safe COVID-19 vaccine to India and to the rest of the world. कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजों के साथ साथ एक अच्छी खबर यह भी है कि भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन यानी नाक से ड्रॉप्स के जरिए दिए जाने वाले वैक्सीन के ट्रायल अगले हफ्ते से शुरू हो सकते हैं। यह कोरोना के खिलाफ चल रहे युद्ध में एक नया अध्याय होगा। पटना के एम्स, चेन्नई, नागपुर और हैदराबाद में ट्रायल के लिए एथिक्स कमेटी की मंजूरी मिलनी बाकी है। अभी किसी ट्रायल साइट पर इस क्रांतिकारी वैक्सीन का परीक्षण शुरू नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि भारत बायोटेक 2 इंट्रानेजल वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली वैक्सीन पर काम कर रहा है। इसके लिए अमेरिका का सहयोग लिया जा रहा है। इनमें से एक वैक्सीन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। दूसरा नेजल वैक्सीन अमेरिकी वैक्सीन कंपनी फ्लूजेन और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के सहयोग से तैयार हो रहा है। भारत बायोटेक के फाउंडर डॉक्टर कृष्णा एल्ला पहले ही कह चुके हैं कि रिसर्च नेजल वैक्सीन को सबसे अच्छा विकल्प बताता है और इस वैक्सीन को लगाना बहुत आसान होगा। टीकाकरण तेजी से हो पाएगा, लोगों को कोरोना वायरस से लंबे समय तक इम्यूनिटी मिल पाएगी। अच्छी बात यह भी है कि इसे बच्चों को भी दिया जा सकेगा। हालांकि कैंसर के मरीजों और गर्भवती महिलाओं को यह वैक्सीन नहीं दी जा सकेगी। यहां हमें कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति, टीकाकरण कार्यक्रम की स्पीड और दूसरे देशों में तेजी से वैक्सीन लगाने के असर पर भी ध्यान देना चाहिए। देश में 1,11,39,516 कोरोना के केस सामने आए। 1,57,346 लोगों की मौत हुई है। 1,08,12,044 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में अभी कोरोना के 1,70,126 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,56,20,749 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में नए केस ज्यादा मिल रहे हैं। कुल केस के 87.25% मामले इन राज्यों से सामने आए हैं। यहां यह सवाल उठता है कि क्या वैक्सीनेशन वाले देशों में कोरोना के मामले घटने लगे हैं? आंकड़ों को देखते हैं। इजराइल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट देखी गई। बचाव की दर 92% तक है। टीका लगवाने वाले 7.5 लाख लोगों में से सिर्फ 0.07% लोग ही इजराइल में दोबारा कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ब्रिटेन को देखें तो वैक्सीन प्रोग्राम का असर जमीन पर दिखने लगा है। स्टडी के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौत के मामलों में 88% तक की कमी आ सकती है, जबकि अस्पतालों में भर्ती होने की दर में 66% की कमी देखी जा सकती है। यानी वैक्सीनेशन अगर तेजी से हो तो फायदा हो सकता है। खबरदार में अगले विश्लेषण की शुरुआत हम सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी से करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि सरकार की राय से अलग और विरुद्ध राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने की याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका फारूक अब्दुल्ला के धारा 370 पर दिए बयान के खिलाफ दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। यह भी संयोग है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर और दफ्तरों पर ताबड़तोड़ आयकर विभाग के छापे मारे गए। इनके अलावा आयकर विभाग ने विकास बहल और प्रोड्यूसर मधु मंटेना की प्रॉपर्टीज पर भी छापे मारे हैं। क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी पर भी रेड मारी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह मुंबई और पुणे की करीब 30 प्रॉपर्टीज पर छापा मारा। यह सारा मामला टैक्स की चोरी का है, जो फैंटम फिल्म्स और 3 अन्य कंपनियों से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार जिन जिन लोकेशंस पर छापेमारी हुई है वहां इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कागजात जब्त किए हैं, लैपटॉप सीज किए गए हैं, जिसके बाद पुणे में आयकर विभाग के अधिकारी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से लंबी पूछताछ की है। इस मामले में आगे के तथ्य जांच के बाद सामने आएंगे और इसके लिए इंतजार करना होगा। यहाँ एक संयोग ये है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू केंद्र सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं। दोनों किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट्स करते रहे हैं। यानी अनुराग और तापसी दोनों सरकार की राय से अलग और सरकार विरोधी राय रखने वाले विचार व्यक्त करते आए हैं। इसीलिए आज सोशल मीडिया पर यह सवाल ट्रेंड कर रहे हैं कि क्या सरकार की आलोचना और इस इनकम टैक्स रेड में आपस में कोई संबंध है। अनुराग और तापसी के घर, दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर सियासत फुल स्पीड पर चल पड़ी है। कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहे हैं कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर यह टैक्स चोरी का केस है और सिस्टम अपना काम कर रहा है? केंद्र के खिलाफ राय रखना, कृषि कानूनों के खिलाफ बोलना,
और किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करना। तापसी और अनुराग कश्यप की इन सब बातों का आयकर विभाग की छापेमारी से भला क्या लेना देना। आयकर विभाग ने रेड डाली है तो मामला आर्थिक ही होगा, सियासी तो नहीं। लेकिन आयकर विभाग पता नहीं क्यों इन रेड्स पर चुप्पी साधे हुए है। इस वक्त हम ओशीवाड़ा की बिल्डिंग लोटस ग्रैंडवेल के ठीक बाहर खड़े हैं और यहाँ के 8वीं मंजिल पर अनुराग कश्यप का ऑफिस है, फैंटम प्रोडक्शन हाउस, जो कि 2018 में डिसॉल्व कर दिया गया था, जिसमें विकास बहल की भी हिस्सेदारी थी। तो आपको बता दें कि IT डिपार्टमेंट का ये इल्ज़ाम है कि अनुराग कश्यप की ऐसी कई सारी फिल्में आई हैं जिससे कई मुनाफे हुए हैं, जो कि क्रिटिकली अक्लेम्ड भी हुई है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही रिड्यूस करके प्रॉफिट दिखाया गया है, जिससे इनकम टैक्स की चोरी का भी इल्जाम लगाया गया है और कथित रूप में ये इनकम टैक्स की चोरी है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि मामला टैक्स चोरी का है, जो फैंटम फिल्म से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को फैंटम फिल्म्स कंपनी के कामकाज और लेन-देन में गड़बड़ी का शक है। मधु मंटेना की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है और फिल्म मेकर विकास बहल की कई प्रॉपर्टी पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। मधु मंटेना, विकास बहल और अनुराग कश्यप का फैंटम फिल्म से नाता था, जिनकी पार्टनरशिप 2018 में खत्म हो गई थी। इसके 3 साल बाद आयकर विभाग को फैंटम फिल्म्स में टैक्स चोरी की इतनी अहम जानकारियां हाथ लगीं कि IT की टीम में एक साथ सुबह मुंबई और पुणे की 2 दर्जन से ज्यादा लोकेशंस पर रेड मारने पहुंच गईं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रेड तकरीबन 20 जगहों पे आज चल रही है, उनमें से एक जगह है तापसी पन्नू, जो अभिनेत्री हैं, उनका घर। और यहाँ इस गोरेगांव इलाके के इस इमारत के 12वें फ्लोर पर तापसी पन्नू का घर है। यहाँ पर वो पिछले कुछ सालों से रह रही हैं और बताया जा रहा है, क्योंकि जो 4 मेन एंटिटीज हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई पूरी चल रही है इनकम टैक्स इवेजन की, उसको लेकर जो हो रही है, तो ये उन 4 कंपनीज में से एसोसिएटेड है और इसी वजह से तापसी पन्नू के घर पे रेड चल रही है। बताया जा रहा है कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप वो सब लोग यहाँ इस वक्त नहीं है शहर में जब ये रेड हो रही है। जिन 4 सेलिब्रिटीज के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई, उनमें 2 बातें कॉमन हैं। एक, फैंटम फिल्म्स में हिस्सेदारी और दूसरी, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना। इन दोनों बातों में कोई संबंध है या ये महज संयोग है, इसको लेकर सबके अपने अपने विचार हैं। IT रेड्स पर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर रेड डाल दी है। ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ये मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने का ये आजकल माध्यम हो गया है। देश से अब जो है डेमोक्रेसी, लोकशाही ख़त्म होती जा रही है, डिक्टेटरशिप आ रही है। अब राजा और नवाबों का जो है हुकूमत चल रही है कि राजा साहब के शान में किसी ने बोल दिया तो उसे सीधा जेल भेज दो। जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ED हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। जिन सेलिब्रिटीज के घर और दफ्तरों पर IT रेड डाली गई है, उनकी कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आई, लेकिन सियासत में मानो भूचाल ही आ गया। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अनुराग और तापसी को डराने के लिए केंद्र सरकार जांच एजेंसी के जरिए डराने की कोशिश कर रही है, ताकि वो सरकार के खिलाफ अपने विचार न रखें। विपक्ष के आरोपों का आधार ये है कि अनुराग और तापसी केंद्र की मोदी सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं। दोनों का एक और शख्सियत से पंगा चल रहा है, जिनका नाम है कंगना रनौत। लेकिन कंगना रनौत भला IT रेड कैसे पड़वा सकती? लिहाजा विपक्ष के आरोपों की सुई मोदी सरकार की तरफ ही घूम रही है और बदले में बीजेपी के नेतागण और मंत्रीगण घूम फिर कर विपक्ष को सियासत के पाठ पढ़ा रहे हैं। ये तो हद हो गई। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। ये तो सवाल उठाएंगे जब हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों का सफाया करेंगे, तब भी सबूत तो सवाल पूछते हैं। ये जब जो है वो हमारे देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान की रक्षा होती है, तब भी जो है इनको लगता है कि इस पर भी जो है वो कुछ खोट है। तो इसलिए जो एजेंसियां हैं उनको स्वतंत्र ढंग से अपने काम करने देना चाहिए। इस तरह के बेवकूफ़ियों के सवाल से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सियासत से सोशल मीडिया तक जो भी कयास लगाए जा रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन आयकर विभाग की फाइलों में ये छापेमारी टैक्स चोरी की जांच के तौर पर दर्ज होगी। जिसमें कुछ निकलता भी है या नहीं, ये बात की बात है। कुछ और दिन तक चल सकती है, जिसके बाद सारे डॉक्यूमेंट और लैपटॉप, हार्ड डिस्क खंगाले जाने के बाद
एक नोटिस इशू की जाएगी उन सारे लोगों को जो इस सर्च से जुड़े हुए हैं, जिन पर ये सर्च चल रही है, जिसके बाद उन्हें कहा जाएगा कि वो इनकम टैक्स दफ्तर में आएँ और ये बताएं कि किस तरीके से उन्होंने इनकम टैक्स ड्यूटी नहीं डुबाई या इनकम टैक्स इवेजन नहीं किया है। अगर वो ये साबित कर पाते हैं तो उन पर कोई केस नहीं बनेगा, वरना उन पर इनकम टैक्स पेनल्टी जारी की जा सकती है और इनकम टैक्स उन पर मुकदमा भी दायर कर सकती है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को क्या सरकार विरोध की सजा मिल रही है, ये सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि तापसी और अनुराग सरकार के खिलाफ विचार व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं और अनुराग कश्यप तो कई बार सरकार के विरोध में भाषा की मर्यादा का भी उल्लंघन कर चुके हैं। दिसंबर 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पाकिस्तान का दौरा किया था, तब अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। दिसंबर 2019 में अनुराग कश्यप ने हिटलर का एक विवादित भाषण रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी के लिए अर्बन नाजी शब्द का प्रयोग किया था। नागरिकता संशोधन बिल को भी अनुराग कश्यप ने सरकार की बदमाशी की संज्ञा देते हुए पीएम मोदी से उनका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने की मांग की थी। अनुराग कश्यप ने गृह मंत्री अमित शाह को कोसते हुए ट्वीट किया था और गृह मंत्री को डरपोक कहा था। मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर 2019 में जिन 49 फिल्मी हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, अनुराग कश्यप उनमें से एक थे। सरकार विरोध के चक्कर में अनुराग कश्यप कई बार शब्दों की मर्यादा को लांघ चुके हैं, लेकिन आज की छापेमारी से इसका कोई लेना देना है या नहीं, ये जांच का विषय है। अब आपको उस फैंटम फिल्म्स के बारे में भी बताते हैं जो इन आईटी रेड्स के केंद्र में है। फैंटम फिल्म्स एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है जिसकी शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। तब इसके 4 पार्टनर थे, अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने और मंदू मंटेना। फैंटम फिल्म्स कंपनी की पहली फिल्म 2013 में आई थी जिसका नाम था लुटेरा। इसके बाद क्वीन, हंटर, बॉम्बे वेलवेट, सुपर 30, उड़ता पंजाब और मसान जैसी फिल्में इस कंपनी ने बनाई। वर्ष 2018 में चारों पार्टनर अलग हो गए और फैंटम फिल्म्स बंद हो गई थी। बाद में मधु मंटेना ने इस कंपनी के 50% शेयर खरीद लिए। अब मधु मंटेना फैंटम फिल्म्स में 50% के पार्टनर हैं और बाकी 50% का पार्टनर रिलायंस है। लेकिन आज अनुराग, विकास, मधु मंटेना के घर और दफ्तरों पर जो छापेमारी हुई है वो 2018 से पहले इनकम टैक्स की चोरी से जुड़ी है। आरोप है कि उन्होंने फैंटम फिल्म से हुई कमाई का सही ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया और इसे कम दिखाकर टैक्स चोरी की। कल खबरदार में मैंने आपको जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी जो 25 फरवरी को सीज फायर समझौते के बाद पहली ग्राउंड रिपोर्ट थी। आज हम आपको इसका पार्ट 2 दिखाएंगे। आज सुबह मैं जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर ग्राउंड जीरो ही नहीं बल्कि जीरो लाइन की रिपोर्टिंग कर रही थी। वहां वाघा बॉर्डर की तर्ज पर टूरिस्ट स्पॉट बनाने की योजना है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान आप भी रूबरू होइए इस बात से कि किस तरीके से जीरो लाइन तक जाने का एक मौका हो सकता है, जहां एक कदम अगर आप हिंदुस्तान में रखते हैं तो दूसरा कदम आप पाकिस्तान में भी रख सकते हैं। भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा का जम्मू सेक्टर जो सीज फायर उल्लंघन के केंद्र में रहता है, लेकिन समझौते के बाद बंदूकें शांत हुई हैं और भारत सतर्क रहते हुए शांति को संपूर्णता में स्थापित करने में जुट गया है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कोई भी आकर कोई सिविलियन आता है और एक तरह से वीरता, शौर्य को सामने सामने देखना चाहता है, वो आके देख सकता है। टूरिज्म कितना बड़ा संकेत होता है नॉर्मलसी का? मैडम, इसके बारे में जहाँ तक जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये दूसरे बॉर्डर से थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि पाकिस्तान इसको वर्किंग बाउंड्री मानता है और हम इंटरनेशनल बाउंड्री मानते हैं। तो इसको जो है नॉर्मलसी की तरफ हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने काउंटर पार्ट के साथ जो है अच्छे हमारे रिलेशन रहें। जैसे अभी सीज़ फायर हो गया है, हम तो शुरू से ही सीज़ फायर के हक में रहे हैं और ये अच्छा है कि दोनों साइड की गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर डिसीजन लिया और सीज़ फायर डिक्लेयर किया। और उसके साथ साथ जो जहाँ का बॉर्डर टूरिज़्म है, हमारी लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको बढ़ावा देने के लिए और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो देशवासी है ज़्यादा से ज़्यादा इधर आएँ और बॉर्डर की क्या स्थिति है, बॉर्डर के ऊपर नॉर्मलसी कैसे है। वीरों की एक पेड़ को यहाँ पर एक तरह से पत्तियों के तौर पर खिल रहे हैं, वो उस पर ये डिपिक्ट किया गया है कि कैसे कैसे हमारे शहीद लोग जो है उन्होंने काम किया फोर्स के लिए और देश की सुरक्षा में अपना योगदान डाला है। हमारे पास वॉरियर गैलरी है जहाँ जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि हमारे 71 वार से लेकर के अभी तक के
जो शहीद ऑफिसर, एसओज और हमारे जवान रहे हैं, उनकी क्या क्या सूरबीरता की कहानियां जो है लिखी हुई है। ये जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर का ऑक्ट्रॉय पोस्ट है, जो आजादी से पहले टैक्स कलेक्शन की जगह हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद की 3 लड़ाइयों में इसी सरहद से होकर हमारे वीरों ने पाकिस्तान को कई बार सबक सिखाया। तो बीएसएफ सिर्फ देश की सीमाओं को नहीं संजो कर रखता है, बल्कि विरासत को और इतिहास को भी संजो कर रखता है। ये एक अद्भुत पेड़ है अपने आप में। ये बीपी नंबर 918 आप देख रहे हैं। इस पेड़ के बीचों बीच, यहाँ तक मैं हिंदुस्तान में हूँ और मैंने जैसे ही ये कदम रखा मैं पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर चुकी हूँ। लेकिन अगर इस पेड़ की पूरी परिक्रमा आप करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पेड़ के भीतर वो बॉर्डर पिलर है, जो कि आज भी इसकी जड़ों के बीच आपको ये साफ नजर आ जाएगा। ये ईंटें आपको नजर आ जाएंगी जिन पर जड़ें और पक्की हो चुकी हैं। तो जो आज़ादी से पहले का 2 रियासतों के बीच की ये एक सीमा थी, वो पिलर्स यहाँ पर बॉर्डर के पिलर्स ही माने गए थे। ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, यानी कि सरहद की रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। सर, यहाँ जो आपने तिरंगा लगाया है इतना ऊंचा, जी कहते हैं सियालकोट से नजर आ रहा है वो तिरंगा। हाँ। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कहीं भी इतनी ऊंचाई पर तिरंगा नहीं लगा। जी हाँ, ये एक हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। हाँ। कि हमने ल्यूपिन फाउंडेशन की तरफ से ये, कि उनके सहयोग से यहाँ पर एक ये जो 131 फीट का जो झंडा यहाँ पर लगाया है, हाँ। हमारा तिरंगा झंडा, हाँ। ये सियालकोट से भी नजर आता है और हमारे आरएसपुरा से भी नजर आता है। आपकी सोच क्या थी? इसमें यही था कि मतलब जो यहाँ पर हमारा झंडा सबसे ऊंचा सभी जगह और खास करके पाकिस्तान को नजर आए। इस सीमा पर बीएसएफ के तमाम पोस्ट हमेशा चौकस निगाहें दुश्मन पर रखते हैं। हालांकि चूंकि इस रास्ते का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान यहां झूठी शराफत दिखाने का प्रयास करता है। अट्टारी वाघा बॉर्डर पर आप ऐसी तस्वीरें देखते होंगे जहां पर जो आम लोग हैं वो आ सकते हैं और देख सकते हैं कि बॉर्डर जीरो लाइन कैसे दिखती है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के इलाके में इस तरह का एक प्रयास हो तो वो बहुत कठिन होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी आपको नजर आएगा जहाँ पर लोग आकर तस्वीरें अपनी खिंचवा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ड्यूटी होती है वो किसी तरीके से कम होती है। इसके साथ साथ लगता हुआ ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, वो पूरी सीमा जिससे आगे बढ़ते हुए सारे पोस्ट रहते हैं जहां पर हमारे जवान दिन रात तैनात रहते हैं। यानी ये जो प्रयास यहां पर किया जा रहा है ये अपने आप में अद्भुत है। एक ऐसे तिरंगे को यहां पर लगाया गया है 131 फीट के, जो कि सियालकोट से नजर आ जाता है। इतना ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये ऐलान करता हुआ, ये विजय पताका की तरह यहां पर फहराता हुआ। और वहां पर आम नागरिक जो हैं, जो जम्मू आते हैं घूमने के लिए या फिर यहीं के रहने वाले हैं, वो सब यहाँ पर आ सकते हैं और आगे क्रॉस करके उन्हें जीरो लाइन तक जाने की अनुमति रहती है। अब अगर पर्यटन यहाँ पर आए तो पर्यटन अपने आप में नॉर्मलसी का संकेत हो जाता है। एक तरफ सीजफायर की शुरुआत वापस हो चुकी है यहाँ पर, और उस पर लोगों का आना अगर बढ़ता है, जो कि वीकेंड पे अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जो सामान्य जिंदगी है वो धीरे धीरे खुद ब खुद बहाल होगी, शांति अमन खुद ब खुद कायम। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर, आज तक। किसी भी देश की आत्मशक्ति का सूचक होता है, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेंगोंग तक जो लोग हैं उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही हो, या फिर यहां हम लाइन ऑफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर हम देख रहे हो कि किस तरीके से पर्यटकों का स्वागत किए जाने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल 1975 में देश में लगी इमरजेंसी कांग्रेस की दुखती रग है, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे भूल मानने के साथ लोकतंत्र की बड़ी बहस खड़ी कर दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आज देश के संस्थानों पर हमला हो रहा है, आरएसएस के लोग उनमें भरे जा रहे हैं। राहुल के अनुसार इमरजेंसी में भी संस्थाएं बची हुई थी। राहुल गांधी अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ वेबिनार कर रहे थे। आरएसएस पर राहुल गांधी के इस हमले के जवाब में बीजेपी ने कहा कि राहुल आरएसएस को समझ ही नहीं सकते। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस भूल कबूल में एक तुलना है दादी के देश वर्सेस मोदी के देश में। इमरजेंसी को गलत बताने के कबूलनामे में राहुल ने जो कहा उसका लब्बो-लुआब है कि आज ज्यादा बड़ी इमरजेंसी है, क्योंकि राहुल के मुताबिक आज संस्थाएं बंधक हैं, जबकि इमरजेंसी में ऐसा नहीं था। One big mother institution
called the RSS that is penetrating all Indian institutions. There's not a single one that is not under attack, and it's systematically done. And you can, the judiciary, the press, the bureaucracy, election commission, every single institution is systematically being filled by people who have a particular ideology and belong to a certain institution. राहुल गांधी ने आरएसएस पर देश के संस्थानों को कुचलने का ये आरोप ऐसे समय में दोहराया है जब 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र का इम्तिहान चल रहा है। सुनिए राहुल का ये बयान जिसमें वो कहते हैं कि इन परिस्थितियों में विपक्ष के सामने आज लाचारी है, व्यवस्था ने उन्हें मजबूर कर दिया है। As a politician, I actually can only do my job if I have institutional support. I get support from the judiciary. I get support from the election commission. I get support from a whole number of institutions that actually protect the conversation, the debate. If I don't have that support. राहुल गांधी इतने पर ही नहीं रुके। उनका तो आरोप यहाँ तक है कि सिस्टम में आरएसएस के लोग ऐसे घुसे हैं कि विरोधी दलों की सरकारों के मुखिया तक की नहीं सुनते। Actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. आरएसएस पर राहुल गांधी ने पहली बार हमला नहीं किया, लेकिन अघोषित इमरजेंसी का ये राहुल का आरोप बहुत तीखा है। राहुल को बीजेपी आरएसएस की ओर से आए जवाब में भी वैसा ही रंज है। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की। उसमें हमने इंस्टीट्यूशन को कोई तकलीफ नहीं दी। बहुत वर्षों बाद सोचते। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जेल गए थे। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। मैं उस समय स्टूडेंट था। मैंने अपना उस समय एजुकेशन करियर छोड़कर इमरजेंसी के खिलाफ जेपी मूवमेंट में बाहर आया था, तो मैंने अनुभव किया इमरजेंसी कितनी बुरी थी। देरी से क्यों ना हो, पर राहुल गांधी को इतने सालों के बाद इस बात का एहसास हुआ, अच्छी बात है। कांग्रेस के नेताओं ने सदा एक ही सुर अलापा है, आरएसएस के देश प्रेम, समाज सेवा, अनुशासन और मानवता के स्वरूप को गालियां देते रहना। और धीरे धीरे वो गालियां देते देते आज पूरे विश्व में ही नहीं, भारत में भी इररिलेवेंट हो गए हैं। आरएसएस का नाम लेकर राहुल आज के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र का मुद्दा छेड़ रहे हैं। लेकिन इस पॉलिटिक्स का क्या हश्र होगा, इसका फौरी जवाब तो 2 मई को ही मिलेगा, जब मौजूदा चुनावों का नतीजा सामने आएगा। अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।